अम्मा रोज लगा लगा कर मालिक का सर दबाती। मालिक तनख्वाह पकड़ाता तो कहती रहने तो मालिक, कड़ाही फिर कभी करूंगी। मैं भी चलता पुर्जा थी। कड़ाही का वक्त आया तो अम्मा को साइड पर किया, उसके कपड़े पहनकर मालिक का सर दबाने लगी। उस रात मेरे होश उड़ गए जब मालिक सर दबाकर बोला, चल अब कड़ाही। मालिक की शादी थी, घर खूब सजा हुआ था। हम नौकरों ने भी बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे क्योंकि मालिकों ने हमें एक्स्ट्रा पैसे दिए थे। मालिक और मालकन शादी के दिन बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, मगर न जाने किस बद नजर की नजर लग गई, क्योंकि जो ही मालिक बीवी के कमरे में गया, मालकन की लाश बाहर निकली। सब लोग हैरान परेशान कि मालिक की बीवी को क्या हुआ, मगर किसी को कुछ पता न चल सका कि आखिर मालिक की बीवी शादी की पहली रात क्यों मर गई। मालिक के ससुराल वाले आए और रोते पीटते अपनी बेटी की लाश को घर ले गए, और दूसरी सुबह हुई तो मालिक के घर आ गए और कहने लगे, तुमने हमारी बेटी को मारा है। हमारी बेटी घर से जिंदा सलामत आई थी, मगर तुम्हारे घर आते ही वो मर गई। मालिक ने कहा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अंदर कमरे में गया तो वो मर चुकी थी, मगर उन्होंने मालिक की किसी बात का एतबार नहीं किया। कहने लगे, तुमने शादी की पहली रात हमारी बेटी के साथ बुरा सलूक किया है, इसीलिए वो बेचारी मर गई। तुम उसके कातिल हो। ये कहकर तो वो चले गए, मगर अगले दिन पुलिस आई और मालिक को पकड़ कर ले गई। मेरा नाम उष्णा था और मैं मालिक के घर में रहती थी, क्योंकि मेरी माँ मालिक के घर कई सालों से काम कर रही थी। मालिक थाने चला गया तो अम्मा रोज सुबह खाना पकाकर थाने ले जाती और मालिक को खिलाकर वापस आ जाती। मैं अम्मा को ऐसा करता देखती तो पूछती, अरे अम्मा, मालिक इतना बड़ा आदमी है, उस पर केस चल रहा है, वो तेरे खाने का भूखा नहीं है, तू क्यों अपनी जान खतरे में डालकर रोज वहां जाती है। ये सुनकर अम्मा कहती थी, बेटा तुझे कुछ नहीं मालूम, तू नहीं जानती, मालिक आदमी के रूप में एक फरिश्ता है। मालिक ने जिस तरह हम दोनों की मदद की है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। कैसी मदद? मैंने अपनी माँ से सवाल किया तो अम्मा ने मुझे बताया, मेरा नाम आसिम है। उसे अपनी छोटी सी उम्र में अपने बाप का बहुत बड़ा बिजनेस संभाल लिया था, जो अब तक मालिक ने उनके मरने के बाद भी अच्छी तरह से संभाला हुआ था। मालिक एक दिन ऑफिस से निकला, वो अपने घर की तरफ ही जा रहा था कि सड़क के दाएं तरफ एक औरत खड़ी भीख मांग रही थी। वो हुलिये से भिखारी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। दिखने से तो ऐसा लगता था कि वो पढ़ी लिखी और किसी अच्छे खानदान की थी। शायद मालिक के दिल ने कहा होगा कि मुझे उस औरत की मदद करनी चाहिए, इसीलिए मालिक ने अपनी गाड़ी रोकी और उस औरत से भीख मांगने की वजह पूछी। मालिक की बात सुनकर उस औरत की आंखों में आंसू भर आए और वो कहने लगी, मेरा शौहर जवारी था, बड़े बड़े जुए खेलता था, कभी जीत जाता था तो कभी अपना सब कुछ हार जाता था। कल रात मेरे शौहर ने एक बहुत बड़ा जुआ खेला तो हार गया। मेरे शौहर के पास पैसे नहीं थे, इसीलिए हमारा घर बेच दिया और खुद कहीं भाग गया, और हम दोनों माँ बेटी को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ गया। साहब, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं अपना और अपनी बेटी का पेट भर सकूं। ये कहकर वो औरत रोने लगी। मालिक ने ये सब सुना तो उसका नर्म दिल पिघल गया। मालिक ने जल्दी से उसे अपनी गाड़ी में बिठाया और वहां गया जहां उसकी बेटी भी भीख मांग रही थी। माँ की ये बात सुनकर मैं समझ गई, दरअसल वो माँ बेटी हम दोनों ही थी। मालिक के घर आने से पहले हम सड़कों पर भीख मांगती थी, मगर मालिक हमें अपने घर ले आए, रहने को घर दिया, खाने को 2 वक्त की रोटी दी। मेरी माँ घर के काम काज करने लगी, जबकि मालिक ने मुझसे कहा कि मैं अपनी माँ का हाथ बटाया करूं। मालिक के वालिदैन मर चुके थे। मालिक ने हमारे आने तक शादी भी नहीं की थी, इसीलिए घर में हमारे अलावा कोई औरत नहीं थी। मैं अभी कम उम्र थी, इसीलिए मुझे एहसास नहीं था कि मालकन ने हमें सड़क से उठाकर यहाँ अपने बड़े से बंगले पर लाकर कितना बड़ा एहसान किया था, मगर इस बात का अम्मा को एहसास था। इसीलिए वो सारा दिन मालिक के घर की साफ सफाई करती, और जब रात को मालिक थका हारा घर आता तो वो उसके कमरे में जाकर उसकी खिदमत करती थी। अम्मा रोज लगा लगा कर मालिक का सर दबाती, कभी पैर दबाने लग जाती। मुझे जल्दी नींद आ जाती थी, इसीलिए पता नहीं चलता था कि कब अम्मा मालिक के कमरे से निकलकर अपने कमरे में आ जाती थी। यही वजह थी कि जब से मालिक बीवी के कत्ल के इल्जाम में जेल गया था, अम्मा की रात दिन की नींदें हराम हो गई थी। अम्मा सुबह होते ही उठती, मालिक के लिए अपने हाथ से खाना बनाती और फिर जेल जाकर उसे दे आती थी। मैं मना करती थी तो अम्मा को गुस्सा आ जाता था और वो कहती थी कि मैं अपने बाप की तरह एहसान फरामोश थी, मगर मैं माँ की तरह नहीं थी। मुझे दुख था कि मालिक बेचारे को पुलिस पकड़ कर ले गई थी, मगर मुझे अपनी अम्मा की तरह मालिक पर इतना यकीन नहीं था।
ہو سکتا تھا کہ مالک نے اپنی بیوی کو خود ہی مار دیا ہو، مگر یہ بات میں اپنی اماں کے سامنے کہتی تو میری زبان کھینچ لیتی، کیونکہ اسے مالک پر پکا یقین تھا کہ مالک بالکل بے قصور تھا۔ اس نے اپنی بیوی کو نہیں مارا تھا۔ مالک پورے 1 مہینے تک جیل میں بند رہا، عدالت میں کیس چلتا رہا، اور میری بھولی ماں روز اسی طرح اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر مالک کو کھلانے جیل جاتی تھی۔ میں اکثر سوچتی کہ مالک کے نصیب میں گھر آنا لکھا تھا بھی یا نہیں، مگر پھر ایک دن پتہ چلا کہ مالک گھر آنے والا تھا۔ مالک کے سسرال والے اپنا کیس ہار گئے تھے، کیونکہ ان کے وکیل کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے پتہ چلتا کہ مالک نے ہی اپنی بیوی کو مارا تھا، جبکہ مالک کے وکیل نے اپنا پورا زور لگایا، اور یوں مالک 1 مہینے کے بعد اپنے گھر آ گیا۔ میری ماں کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ اماں نے پورے گھر کو صاف ستھرا کیا اور پھر اسے سجایا۔ میں بھی اس کام میں اماں کا ساتھ دے رہی تھی۔ تھک گئی تو میں نے اماں سے کہا کہ تم گھر کو ایسے سجا رہی ہو جیسے مالک جیل سے نہیں بلکہ کسی میدان جنگ سے کوئی بڑی سی جنگ جیت کر آ رہا ہو۔ اماں یہ سن کر پھر سے ناراض ہو گئی اور کہنے لگی، میں احسان فراموش نہیں ہوں، جس نے مجھے عزت دی، چھت دی، میں اس کے آنے پر گھر کو ایسے ہی سجاؤں گی جیسے آج یہاں شادی ہو۔ شام ہوئی تو مالک گھر آ گیا، مگر جو ہی اس نے دیکھا کہ گھر اتنا سجا ہوا تھا، مالک کو یہ دیکھ کر غصہ آ گیا۔ وہ اماں سے کہنے لگا، تم نے گھر کو کیوں سجایا ہے؟ پہلے ہی اس شادی کی وجہ سے مجھے جیل جانا پڑا، اب تو میں شادی کا کبھی نام بھی نہیں لوں گا۔ یہ کہہ کر مالک اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں مالک کا غصہ دیکھ کر ڈر گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا، اب مالک نے آتے ہی ہم دونوں کی بے عزتی کر دی ہے۔ یہ سن کر اماں کہنے لگی، مالک کا غصہ جھاگ کی طرح ہے، یوں آیا اور یوں چلا گیا، تم کچن میں جا کر کھانا بناؤ، میں مالک کا غصہ ٹھنڈا کر کے آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اماں مالک کے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ نہ جانے اماں مالک کے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کیوں کر لیتی تھی۔ میں کئی سالوں سے یہی دیکھ رہی تھی۔ میں بھی یہاں نوکرانی تھی، اماں مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتی، مگر جب میں اماں سے کہتی تھی کہ میں مالک کے کمرے میں جا کر اس کی خدمت کروں تو نہ جانے کیوں اماں کو غصہ آ جاتا تھا۔ وہ مجھے اس بات پر مارنا پیٹنا شروع کر دیتی تھی۔ ابھی بھی میں کچن میں آ کر کھانا بنانے لگی، میں ساتھ ساتھ سوچ رہی تھی کہ اماں مالک کے ساتھ کمرے میں کیا کر رہی ہوگی۔ پتہ نہیں مالک کا غصہ اترا ہوگا یا نہیں۔ ماں کو اندر گئے پورا 1 گھنٹہ ہو چکا تھا، مگر ابھی تک مالک کے کمرے کا دروازہ نہیں کھلا تھا۔ میں نے کھانا بنا لیا تھا، اب مجھے بہت بھوک لگی تھی۔ اماں مالک کے آنے کی خوشی میں صبح سے گھر کو سجا رہی تھی، اسی لیے نہ تو دوپہر کو خود کھانا کھایا اور نہ ہی مجھے کچھ کھانے کے لیے دیا۔ اسی لیے اب میرے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے تھے۔ اسی لیے میں مالک کے کمرے کی طرف بڑھی تاکہ دستک دے کر اپنی ماں کو باہر بلا سکوں، مگر اچانک میری نظر کھڑکی پر پڑی، جہاں کے ایک سوراخ سے اندر کا منظر دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے وہاں سے دیکھا کہ مالک بیڈ پر لیٹا ہوا تھا اور اماں زور زور سے اس کا سر دبا رہی تھی۔ مجھ سے یہ سب نہ دیکھا گیا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو اماں فوراً باہر نکل آئی، کہنے لگی، کیا مصیبت آ گئی ہے جو تم یہاں کمرے میں آ گئی ہو؟ تجھے کتنی بار کہا ہے کہ مالک کے کمرے تک مت آیا کرو۔ اماں سے بے عزتی کرانے کے بعد میں نے اماں سے کہا، مجھے آپ کے مالک کے پاس آنے کا شوق نہیں ہے، کھانا بن گیا ہے، مالک کو لے کر کچن میں آ جاؤ، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ یہ کہہ کر میں کچن میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد اماں مالک کو لے کر آ گئی۔ روز ایسا ہوتا تھا، مالک سب سے پہلے کھانا کھاتا تھا اور بچ جانے والا کھانا میں اور اماں کھاتے تھے۔ یہ اصول بھی میری ماں کا ہی تھا، ورنہ یہ بات کبھی مالک نے نہیں کہی تھی۔ پتہ نہیں میری ماں کے پاس ایسی کیا گیدڑ سنگی تھی جو مالک اس کی اتنی بات مانتا تھا۔ کچھ دیر پہلے مالک اتنے غصے میں تھا، مگر اب وہ واپس آیا تھا تو اماں کے ساتھ ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ مالک کھانا کھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے جلدی سے کھانا ختم کیا اور اپنے کمرے میں آ گئی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری ماں نے ابھی مالک کی بہت ساری خدمتیں کرنی تھی، اسی لیے میں آ کر سو گئی۔ مالک گھر آنے کے بعد اپنے دفتر جانے لگا۔ مالک بیوی کے قتل کیس میں بڑی مشکل سے نکلا تھا، اسی لیے اس نے گھر آنے کے بعد کبھی اپنی بیوی کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ شاید مالک اس واقعے کو بھول جانا چاہتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور اس بات کو 6 ماہ ہو گئے۔ اماں رات دن مالک کی خدمت میں لگی رہتی تھی، جبکہ مالک دھیرے دھیرے اس حادثے کو بھول گیا تھا، حالانکہ اسے بھولنے میں کافی وقت لگ گیا تھا۔ اور پھر مالک کی زندگی دھیرے دھیرے روٹین پر آنے لگی۔ وہ صبح دفتر جاتا اور پھر شام کو آ کر لیٹ جاتا، لیکن یہ سب میری ماں کو بہت برا لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیا چاہتی تھی، یہ بات میں نہیں جان پائی، کیونکہ اماں جو کچھ بھی سوچ رہی تھی وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ مگر ایک دن سارا سچ میرے سامنے آ گیا۔
खाने की मेज पर एक दिन मालिक को गुस्सा आ गया। दरअसल उस दिन अम्मा ने फिर से मालिक की शादी का जिक्र छेड़ दिया था। मालिक ने कहा कि अभी मुझे पिछली बीवी का मरना और जेल जाना भूला नहीं है, इसीलिए अब मैं इन शादियों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। अम्मा कुछ और कहना चाहती थी मगर मैंने उसे रोक दिया। मालिक ने चुपचाप नाश्ता किया और दफ्तर चला गया। उसके जाते ही मैंने अम्मा से कहा कि आपको क्या हो गया है, क्यों मालिक को गुस्सा दिला रही हो? अम्मा कहने लगी, तुम्हें इन बातों की समझ नहीं आएगी, अभी तुम बच्ची हो। मुझे भी गुस्सा आ गया। अगर तुमने मालिक को दोबारा शादी का कहा और उसने इसी तरह आप पर गुस्सा किया तो मैं भी मालिक को खूब सुना दूंगी। हम उसके भले के लिए कहते हैं, वरना हमें उसकी शादी से क्या फायदा। मेरी बात पर अम्मा परेशान हो गई और कहा कि तुम मालिक से कुछ मत कहना, बल्कि तुम उसके सामने भी मत आया करो। अम्मा ने उल्टा मुझे ही डांट दिया। मगर उस दिन अम्मा को समझाने से इतना तो फायदा हुआ कि मेरी माँ ने दोबारा मेरे सामने उसकी दूसरी शादी का जिक्र नहीं किया। इस बात को 1 साल हो गया। हम तीनों की जिंदगी बहुत आराम और सुकून से गुजर रही थी। मगर एक दिन अचानक से मालिक का एक दोस्त घर आया और उसने अम्मा से कहा, आज घर को खूब सजा दो। अम्मा ने पूछने की बहुत कोशिश की मगर उसने कुछ नहीं बताया। ये बात मुझे मेरी माँ ने बताई तो मैं काम पर लग गई। घर सजाने में हमें शाम हो गई। मालिक दफ्तर से आया तो अम्मा उसके सर पर पहुंच गई और पूछा, घर को क्यों सजाया जा रहा है? मैं भी वहीं खड़ी थी। मालिक ने अपनी जेब से पैसे निकाले और मुझे देते हुए कहा, कल बड़ी सादगी के साथ मेरी शादी है। ये बात सिर्फ मेरे दोस्तों को पता है। इस बार मैंने किसी को नहीं बुलाया, लेकिन तुम दोनों मेरी अपनी हो, इसीलिए कल सुबह ड्राइवर के साथ बाजार जाना और अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेना। ये कहकर मालिक अपने कमरे में चला गया। अम्मा ने उसके पीछे जाना चाहा मगर मालिक ने अंदर आते ही दरवाजा बंद कर दिया। अम्मा का चेहरा बुझ गया, लेकिन मैं बहुत खुश थी। सारी रात मुझे खुशी के मारे नींद नहीं आई थी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे पैसे थे। मैं उनसे बहुत सारे कपड़े खरीदूंगी। मेरी माँ तो बहुत कंजूस थी, इसीलिए मुझे पैसे ही नहीं देती थी। सुबह हुई तो मैं शॉपिंग के लिए तैयार हो गई, मगर अम्मा ने मेरे साथ जाने से इनकार कर दिया। अम्मा, तुम रोज मालिक से कहती थी कि शादी कर लो, मगर अब जब वो शादी कर रहा है तो तुम्हारा मुंह क्यों बना हुआ है? मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने अम्मा से पूछ ही लिया। अम्मा ने मेरी बात के जवाब में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी बहुत खुश हूँ, मगर मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। मुझे मालिक का कमरा सजाना है। अम्मा की इस बात पर मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम घर पर रहो और मैं तुम्हारे लिए सूट ले आऊंगी। अम्मा राजी हो गई। मैं बाजार से वापस आई तो मालिक घर आ चुका था। रात को मालिक का निकाह था। मैं भी खूब तैयार हो गई, मगर शाम हुई और दुल्हन घर आई तो हम सब हक्का बक्का रह गए, क्योंकि मालिक की दुल्हन इतनी खूबसूरत नहीं थी। शायद मालिक पर पहली बीवी को मारने का इल्जाम था, इसीलिए अब कोई भी मालिक को लड़की देने के लिए राजी नहीं था। इसीलिए अपने खूबसूरत, अमीर और हैंडसम मालिक ने आम शक्ल सूरत वाली लड़की से शादी कर ली थी। निकाह हो गया तो अम्मा मालिक की दुल्हन को उसके कमरे में ले गई और हम सब खाना खाने लगे। मालिक खुश लग रहा था, मगर हैरत की बात यह थी कि मालिक की दूसरी बीवी भी उसी रात मर गई। मालिक उस रात बहुत खुश था। सारे मेहमान चले गए तो मालिक अपने कमरे में गया, मगर जब उसने अपनी बीवी का घूंघट उठाया तो वो कहने लगी, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो। ये सुनकर मालिक घबरा गया। सारा घर सो रहा था, इसीलिए मालिक ने खुद ही गाड़ी चलाई और अपनी बीवी को अस्पताल ले गया, मगर उसकी बीवी अस्पताल पहुंचने से पहले ही मर गई। सुबह हुई तो मालिक के ससुराल वाले पहुंच गए। मालिक के ससुर ने उसे एक थप्पड़ दे मारा और कहा कि तुम मेरी बेटी के कातिल हो, तुमने जानबूझकर मेरी बेटी को मारा है। मालिक ने अपने सास ससुर से बहुत माफी मांगी, सफाई दी। उसने बीवी को नहीं मारा था, मगर उन्होंने पुलिस बुला ली। इस बार भी पुलिस मालिक को पकड़ कर ले गई, मगर मालिक के दूसरे ससुराली बहुत गरीब लोग थे, इसीलिए वो मालिक पर केस न कर पाए। यूं मालिक 1 हफ्ते के बाद ही घर आ गया, मगर मालिक टूट गया था। वो अपनी शादी के मौके पर बहुत खुश था, मगर कोई ऐसा दुश्मन था जो उसकी खुशी को खाक में मिला देता था। मालिक के सदमे के बाद कई दिनों तक अपने कमरे से नहीं निकला। इस मौके पर अम्मा ने मालिक की बहुत खिदमत की, उसके आराम का ख्याल रखा। यूं मालिक धीरे धीरे सदमे से बाहर निकलने लगा। वो दफ्तर जाने लगा, खुद को काम में मसरूफ कर लिया। फिर इस बात को 6 माह हो गए। मेरी माँ रात गए तक मालिक के कमरे में रहती। एक रात मेरी तबीयत खराब थी। मैं अम्मा को बुलाने के लिए मालिक के कमरे में आई तो मैंने देखा कि अम्मा मालिक के पैर दबा रही थी। मालिक ने कहा, रात बहुत हो गई है, तुम सो जाओ। अम्मा उठने लगी तो मालिक ने जेब से पैसे निकाले और अम्मा को देते हुए कहा, ये तुम्हारी तनख्वाह है, रख लो। मगर अम्मा ने मालिक से कहा, पहले आपसे कभी तनख्वाह ली है जो आज लूंगी? ये कहकर अम्मा मुस्कुराने लगी और मैं अपने कमरे में आ गई। मैं सोचने लगी, अम्मा मालिक से तनख्वाह क्यों नहीं लेती थी? फिर ऐसा रोज रोज होने लगा था। मालिक के कमरे में झांकती
तो अम्मा जोर लगा लगा कर मालिक का सर दबाती। मालिक तनख्वाह पकड़ाता तो कहती, रहने दो मालिक, कड़ाही फिर कभी करूंगी। मुझे इस बात की समझ नहीं आती थी कि ये क्या माजरा था। शादी की पहली रात मालिक की बीवी मर गई। उसके ससुराल वालों ने उसे जेल भेज दिया। वहां से वापस आकर मालिक ने दूसरी शादी की, मगर फिर शादी की पहली रात बीवी मर गई। इन बातों ने मुझे हैरान और परेशान कर दिया था। मगर एक दिन मालिक के कमरे में आधी रात के वक्त झांका तो मेरे होश उड़ गए। अम्मा ने मालिक से कहा, 2 बीवियों के मरने के बाद कोई भी लड़की आपसे शादी के लिए तैयार नहीं होगी, मगर आप जवान हैं इसीलिए अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए आप मुझसे शादी कर लें। अम्मा की यह बात सुनकर मैं अपने कमरे में आ गई। मैंने मालिक का जवाब नहीं सुना, मगर सुबह जागी तो अम्मा बहुत खुश थी। कहने लगी, आज बाजार जाना है। मैंने पूछा क्यों, तो कहने लगी, आज मालिक की तीसरी शादी है। मैंने हैरान होकर पूछा, किसके साथ? अम्मा कहने लगी, ये तो रात को पता चलेगा। मैं और अम्मा बाजार आ गए। अम्मा ने मालिक की दुल्हन के लिए कीमती लहंगा खरीदा। मैं ये सब हैरानी से देख रही थी। मालिक बहुत खूबसूरत और जवान था, जबकि मेरी माँ बहुत ही बूढ़ी थी। मालिक उसके साथ शादी के लिए कैसे मान गया? मगर उस वक्त मेरे होश उड़ गए जब मालिक घर आया और दूल्हा बन गया। मुझे भी अब कुछ कुछ समझ लग रही थी कि अम्मा क्या चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरी माँ की शादी मालिक के साथ हो। वैसे भी मेरे ख्याल में उसकी अब इतनी उम्र हो चुकी थी कि उसको शादी की जरूरत नहीं थी। शादी की उम्र तो मेरी थी, जिसका कभी अम्मा ने भूलकर भी जिक्र नहीं किया था। शायद मेरी अम्मा को पैसे का लालच था, इसीलिए मैंने एक प्लान बनाया। रात हुई तो अपनी माँ को नींद की गोलियां खिला दी और कमरे में बंद कर दिया। जो लहंगा अम्मा खरीद कर लाई थी मैंने वो पहना और थोड़ा सा लाइट मेकअप करके मैं मालिक के कमरे में आ गई और घूंघट गिरा कर बेड पर बैठ गई। कुछ देर बाद मौलवी साहब और चंद लोग आए और मेरा निकाह मालिक के साथ हो गया। मगर मैं बहुत घबरा रही थी कि मालिक जब घूंघट उठाएगा तो क्या होगा। मैं धड़कते दिल के साथ मालिक का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद मालिक कमरे में आया और बेड पर मेरे पास बैठ गया। कहने लगा, तुम्हारी तबीयत ठीक है? मैंने कहा, हाँ बिल्कुल। मालिक पुरसुकून हो गया। उसने मेरा घूंघट उठाया तो शशतर रह गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मालिक ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, आपको मेरी माँ से शादी नहीं करनी चाहिए थी। आप अमीर हैं, खूबसूरत हैं, जवान हैं। मेरी माँ पैसे की लालच में आपको बेवकूफ बना रही है। यह सुनकर मालिक दुखी होकर कहने लगा, तुम्हारी बात ठीक है, मगर मुझ पर पहले ही 2 बीवियों के कत्ल का इल्जाम है। इसीलिए मैं जान गया था कि अब मुझसे कोई लड़की भी शादी नहीं करेगी। इसलिए मैंने तुम्हारी माँ की बात मानकर उससे शादी करने का फैसला किया था। ये सुनकर मैंने मालिक से कहा, मैं आपको शुरू दिन से बहुत पसंद करती थी, मगर मेरी माँ मुझे आपके पास नहीं आने देती थी। ये सुनकर मालिक ने मुझसे पूछा, तुम्हें इस शादी पर कोई एतराज नहीं? मैंने कहा, नहीं, बल्कि मैं तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उस रात हमने अम्मा को कमरे से नहीं निकाला। सुबह हुई तो अम्मा हैरान और परेशान रह गई क्योंकि उसका प्लान नाकाम हो चुका था। उसने मुझे मालिक की दुल्हन बने देखा तो मुझे एक थप्पड़ दे मारा, मगर मुझे मेरे शौहर ने बचा लिया और कहने लगा कि अब आप मेरी सास हैं, मगर मैं जान गया हूं कि आपने मुझसे शादी के चक्कर में मेरी दोनों बीवियों को मारा था। ये सुनकर अम्मा के चेहरे का रंग फक हो गया था। साथ मैं भी हैरान रह गई। अम्मा कहने लगी, ये झूठ है, मैंने किसी को कत्ल नहीं किया। मगर मालिक ने कहा कि मेरे पास सारे सबूत हैं क्योंकि मैंने उन दोनों का पोस्टमार्टम करवाया था। अब तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। ये सुनकर अम्मा रोने लगी, मगर मालिक ने पुलिस को बुलवा लिया, जिसका उसने पहले से बंदोबस्त किया हुआ था। पुलिस मेरी माँ को पकड़ कर ले गई। मेरी माँ को जेल हो गई और मुझे इस बात का बहुत दुख था, मगर मैं भी हैरान रह गई थी कि अम्मा ने मालिक से शादी करने के लिए इतना बड़ा कदम उठा लिया था। मालिक के घर में फिर से खुशियां लौट आई थी। वो दिन रात मेरी तारीफें करता था, कभी बाहर घुमाने ले जाता, अच्छे अच्छे होटलों में मुझे खाना खिलाता। जो मुझे देखता था मेरी किस्मत पर रश्क करता था, मगर मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने मालिक से शादी तो कर ली थी, मगर मैं अपनी माँ को जेल में नहीं देख सकती थी। काफी अरसा ऐसे ही गुजर गया। एक रोज मैंने अपने शौहर को बहुत मिन्नत तरले किए कि मेरी माँ को जेल से रिहाई दिला दे। वो भी मेरी उदास सूरत देख देख कर तंग आ चुका था। आखिर उसने थोड़े बहुत पैसे खर्च किए और अम्मा को जेल से रिहा करवा लिया। मेरी माँ को भी अब नसीहत मिल चुकी थी। उसने दिल से मालिक को अपना दामाद कबूल कर लिया था।